गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका वनडे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें जीके जीएस के सीरीज में पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमने उठाया है, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। जब हम वायुमंडल के संगठन एवं संरचना की बात करते हैं, जैसे कि आप एक दिवसीय परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो वन लाइनर प्रश्न वहाँ पर आते हैं, लेकिन वन लाइनर आते हैं फिर भी आपको डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप आसानी से वहाँ प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक। तो जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं टॉपिक वायुमंडल का संगठन एवं संरचना पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि वायुमंडल होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल में वायु शब्द है और मंडल शब्द है, इससे आप समझ सकते हैं वायुमंडल क्या है। देखिए, अगर परिभाषा के तौर पर देखें तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर, है ना, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण, एक आवरण होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा रहता है, बंधा रहता है, को वायुमंडल कहते हैं, को वायुमंडल कहते हैं। देखिए, जितने भी टर्म यहाँ पर प्रयोग करें, जितने भी शब्दों का प्रयोग होगा, आसानी से एक एक शब्द का बेहतरीन तरीके से मतलब जानते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सिंपल सी परिभाषा आपको मिल गई। पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण होता है जो गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ होता है। ध्यान से समझिए इस बात को। अगर हम ये मान लें, अगर हम ये मान लें कि हमारी ये पृथ्वी है, एक फिगर के, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये हमारा अर्थ है। ये पृथ्वी के चारों तरफ, है ना, पृथ्वी के चारों तरफ इससे कुछ ऊंचाई पर अगर देखें, जैसे आप देखिए ये चीज, ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ ऐसे कुछ ऊंचाई पर देखेंगे गैसों का एक आवरण होता है ना। इसी आवरण को हम कहते हैं क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, सॉरी वायुमंडल। वायुमंडल, ये मन में प्रश्न ये उठता है कि वह वायुमंडल यहाँ पे पड़ा कैसे है, क्यों नहीं इसको छोड़ के भाग जाता, क्यों पृथ्वी के आसपास पड़ा हुआ है। तो एक बल काम करता है पृथ्वी के द्वारा, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और यही गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपनी सतह पर बांधे रहता है। ठीक है, इसे कहेंगे वायुमंडल। अब यहां पर हमने कह दिया क्या, एक सिंपल सी बात, क्या, वायु का आवरण। ठीक। तो बात आती है वायु क्या होता है, यानी एयर। एयर क्या होता है, एयर को हम कहते हैं क्या, मिक्सर ऑफ गैसेस, मिक्सर, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ध्यान से समझिएगा, जब वायु की बात करेंगे, वायु का मतलब क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार की गैसों का एक मिश्रण होता है। ठीक, क्या कह सकते हैं, ये विभिन्न प्रकार की गैसों का एक मिश्रण होता है, गैसों का एक मिश्रण होता है, इसे हम क्या कहेंगे, वायु। ठीक, यानी एयर। अब देखिए, जब गैसों के मिश्रण की हम बात कर रहे हैं, वायुमंडल को हम समझ गए हैं, हमने ये भी बात किया कि गैसों का ये मिश्रण होता है वायु। तो अब हम बात करेंगे इसमें कौन कौन सी गैसें होते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे हैं और हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कैसे हैं। ठीक। देखिए, जब हम एयर की बात करेंगे, यानी गैसों की वायु की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ कह दिया क्या, कि ये गैसों का मिश्रण है। जब गैसों का मिश्रण है तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है। अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दो प्रकार की गैसें हमको मिलती हैं। पहली जो मिलती है उसे कहते हैं अस्थायी गैस, अस्थायी गैस। और जो दूसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं क्या, स्थायी गैस। ठीक, अस्थायी गैस या स्थायी गैस। अस्थायी गैस का मतलब इंग्लिश में भी टर्म देखते चलिए, इसे कहते हैं क्या, टेम्पररी, या इसी को कहते हैं वेरिएबल, वेरिएबल गैस। और जो दूसरा भाग है उसे हम कहते हैं क्या, उसे कहते हैं क्या, परमानेंट, परमानेंट गैस। ठीक है, दो प्रकार की गैसें होती हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। अब ये स्थायी गैस कोई गैस होगी या अस्थायी गैस होगी, इसे हम कैसे समझेंगे। ठीक, थोड़ी देर के लिए हम इस चीज से अलग चलते हैं। अगर हम वायुमंडल में देखें तो हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें मिलती है, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है क्या, नाइट्रोजन।
क्या मिलता है? नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा होती है 78.08%। ठीक। इसके बाद दूसरी गैस आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसकी मात्रा देखेंगे 20.94%। ठीक। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसके बाद नंबर आता है किसका? इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण गैस का नंबर आता है क्या? आर्गन। किसका? आर्गन। और इसकी मात्रा देखेंगे कितना होता है? 0.96%। तीसरी महत्वपूर्ण गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका मात्रा होता है 0.3%। ठीक। ये प्रमुख गैसें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसें मिलती हैं, जैसे हम बात करें ओजोन मिलता है आपका, है ना? ओजोन मिलता है, दूसरे पेन से लिख दे रहे हैं क्योंकि आप इन चीज़ों को समझेंगे आसानी से। जैसे चलो इसे लिखते हैं। क्या मिलता है? ओजोन। ओजोन की बात करेंगे कितना होता है? 0.00, है ना, 6%। ठीक। ऐसे भी और सारी गैसें हैं, जैसे कि हाइड्रोजन मिलता है ना, जैसे हीलियम मिलता है, नियान मिलता है, क्रिप्टॉन मिलता है। इस प्रकार से बहुत सारी गैसें मिलती है। अब मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ, आप इसको समझिए। यहाँ पे हमने चर्चा किया था किसकी? यहाँ पे जो गैसें हैं दो प्रकार की है, एक स्थायी है और एक अस्थायी है, यानी एक टेम्पोररी है और एक परमानेंट है। तो यहाँ पे कुछ गैसों को अगर हम देखें, प्रमुख रूप से तीन गैसों को हम देख लेते हैं। ये जो है क्या? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। ठीक। अगर देखेंगे लगभग देख रहे हैं 78, 78, 20, 88, 98, सॉरी, लगभग 99% भाग ये कवर कर रहे हैं। ठीक। और इन गैसों को हम कहते हैं क्या? स्थायी गैसें। स्थायी गैसें। इसके बाद आप देख रहे हैं यहां से शुरू हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऐसे बहुत सारी गैसें हैं इसमें। इसे कहते हैं, ये 1% है, इसे कहते हैं अस्थायी गैसें। इसे हम क्या कहेंगे? अस्थायी गैसें। अब देखिए एक सवाल ये बनता है कि अभी हमने पिछले स्लाइड में क्या बताया था आपको? दो प्रकार की गैसें हैं, अस्थायी और स्थायी। इसके बाद अस्थायी किसे कहेंगे, स्थायी किसे कहेंगे, इस चीज को न बताकर हमने गैसों से परिचित करवाया आपको कि कौन कौन सी गैसें हैं। देखिए अब हम आते हैं परिभाषा पर, इन्हें किन आधारों पर हम स्थायी कहते हैं और किन आधारों पर अस्थायी कहते हैं। ठीक। आइए देखते हैं। स्थायी का मतलब होता है ऐसी गैसें जो पूरे भूमंडल पर प्रत्येक जगह जहां भी कहीं जाए, इनका संगठन जो है, इनका जो कंपोजिशन है, वह एक ही मात्रा में बना रहता है। ठीक। ये घटती बढ़ती नहीं। संगठन बना रहने का मतलब क्या है, मैं इसको समझा दे रहा हूँ, बस लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे जानते रहिए। इसके संगठन की जो हम बात करें, जैसे हम रहते हैं कहाँ पर? भारत देश में, इंडिया में। इंडिया के वायुमंडल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 78%, 78.08% मिलता है नाइट्रोजन, 20.94% मिलता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये इसका कंपोजिशन है, यानी इसका संगठन है। यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी मात्रा है और ऑक्सीजन कितनी मात्रा है। इसी प्रकार से जब हम ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, हम अमेरिका में जाएंगे, कनाडा में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, मतलब पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर जाएंगे, तो वायुमंडल में इनका कंपोजिशन का अनुपात लगभग लगभग वही मिलता है। इस प्रकार की गैसों को हम कहते हैं स्थायी गैसें। ठीक। क्लियर है बात? दूसरी बात आती है अस्थायी गैस किसे कहेंगे? अस्थायी का मतलब जिनका मान, जिनका रेशियो घटता बढ़ता रहा। लिख दे रहे हैं, जिनका, जिनकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। ठीक। सिंपल सी बात समझिएगा, जिनकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है उसे हम क्या कहेंगे? अस्थायी गैस। जैसे एक कहानी आप सुनते होंगे ग्लोबल वार्मिंग की, है ना, वैश्विक उष्मन या वैश्विक तापन जिसे कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में क्या, सबसे पहले जब ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है, सबसे पहले ये बात आती है क्या? कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बढ़ रहा है। आती बात। इसकी भी बात आती है, यहाँ पे प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण जब बढ़ेगा तो उसमें जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर में क्या आते हैं? धूल, धुआं, नमक के कण भी आते हैं, एरोसाल आता है। ठीक। उसमें जलवाष्प भी होता है। जलवाष्प भी क्या है? एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। ठीक। तो ये जो इन चीज, जैसे जलवाष्प भी हो गया, जलवाष्प भी क्या है? एक प्रकार की गैस है। कैसी गैस है? इसे भी कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। पर यहाँ पे समझिए, आप देखेंगे ये जलवाष्प की मात्रा को, इसको आसानी से समझ पाएंगे। जलवाष्प के उदाहरण को आप आसानी से ट्रेकल कर पाएंगे। जैसे मैं कहूँ, आप
उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में जलवाष्प की मात्रा किसी एक स्थान पर अलग होगी, वहीं राजस्थान में देखेंगे अलग हो जाएगी। ठीक है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाएंगे अलग होगी। तो इस प्रकार से इसकी मात्रा घट बढ़ रही है। जब मात्रा घटेगी बढ़ेगी उसी को हम कहेंगे अस्थायी गैस। क्या कहेंगे? अस्थायी गैस, या वेरिएबल मतलब घटने बढ़ने वाली गैस, या टेम्पोररी गैस। बात क्लियर है? दूसरी बात, स्थायी तो आप समझ गए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण ले लें। कार्बन डाइऑक्साइड पहले परमानेंट था, पहले स्थायी में रखते थे, लेकिन अभी इसकी मात्रा घट रही है, बढ़ रही है। इसकी मात्रा बढ़ने की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसीलिए इसको रखा गया क्या? वेरिएबल गैस के अंतर्गत। इतनी बात समझ गए? चलो, अगर आप लोग इतनी बात समझ गए, मैं बढ़ता हूं आगे। नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं इसके बारे में कुछ और चीजें आपको अलग से बता दूंगा। यहाँ पे ये गैसों के बारे में देख रहे हैं, इनका जो कंपोजिशन है, जो इनकी मात्रा है, इसके बारे में आप देख रहे हैं, है ना। चलिए, इसके बारे में देख रहे हैं तो कुछ और चीजों को हम बताते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीजें बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? नाइट्रोजन के। सबसे पहले हम नाइट्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, नाइट्रोजन, इसको यन से दर्शाते हैं, है ना। अब देखिए, इसकी मात्रा तो आपने देख लिया कितना है, 78.08%, ये इसकी मात्रा हो गई। अब जब ये इसकी मात्रा हो गई, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है, इस पॉइंट को भी देखना जरूरी है। देखो, इस पॉइंट को देखना जरूरी कैसे है गया। ठीक, नाइट्रोजन सभी जीवधारियों के लिए अनिवार्य है। ठीक, क्या? सभी जीवधारियों के लिए अनिवार्य, जीवधारियों के लिए अनिवार्य। यहाँ जब सभी जीवधारी की हम बात कर रहे हैं तो उसमें वनस्पतियां भी आ जा रही हैं और जंतु भी आ जा रहे हैं। क्यों? ये सभी जीवधारियों के लिए अनिवार्य कैसे है? क्योंकि प्रोटीन, जानते हैं ना आप, प्रोटीन ऐसा कोई पदार्थ जो हम खाते हैं, जो यूटिलाइज करते हैं, उसमें प्रोटीन होता है। तो अगर प्रोटीन है तो उसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है? नाइट्रोजन से। क्यों? प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन जो बनता है उसमें क्या नाइट्रोजन होता है, कह सकते हैं क्या? इट कंटेंट्स नाइट्रोजन। हिंदी इंग्लिश से परेशान नहीं हो ना, बता सब रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन। दूसरी बात, अगर हम देखेंगे इसका क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, ये क्या करता है? ये दहनशीलता या प्रज्वलनशीलता को नियंत्रित करता है। दूसरी बात क्या है? यह दहनशीलता, दहनशीलता या कह सकते हैं क्या? ज्वलनशीलता, ज्वलनशीलता को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। तो ये कैसे करता है, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, साइंस का विषय, पर आप इस पॉइंट को जानते रहिए। ठीक, आगे हम बात करेंगे जो दूसरी महत्वपूर्ण गैस है उसके बारे में। जो दूसरी इंपॉर्टेंट गैस है वो क्या है? O2 यानी ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन, मात्रा 20.94%। इसे हम कहते हैं क्या? प्राणवायु। क्या कहेंगे? इसी कहेंगे प्राणवायु, कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, क्योंकि यह श्वसन के लिए आवश्यक है। ठीक, दूसरे पॉइंट पर अगर आए हैं तो ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण काम क्या होता है? यह किसी वस्तु के जलने में मदद करती है ना। ध्यान दीजिएगा, कोई घास का ढेर है, आप उसको जला रहे हैं, वो तभी जलेगा जब वहां पर ऑक्सीजन होगा। ठीक, कुछ भी आप जला रहे हैं, अगर वहां पे ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो वो नहीं जलेगा। तो क्या ऑक्सीजन जलता है? अगर ऑक्सीजन जलता है तो हमारे वायुमंडल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गैस है, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला गैस है, तो आग लग जाती, कहीं भी नहीं होता ना। लेकिन ऑक्सीजन करता क्या है? ये खुद नहीं जलता बल्कि जलने में मदद करता है। तो जान लीजिए इस पॉइंट को, यह जलने में मदद करता है, जलने में मदद करता है, परंतु परंतु खुद नहीं जलता, खुद नहीं जलता। आप इस लाइन को गौर करिएगा, ये खुद नहीं जलता, ठीक, लेकिन जलने में मदद करता है। ठीक, आगे बढ़े अगर तीसरे पॉइंट की तरफ, क्या होगा? तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़े। तीसरी महत्वपूर्ण गैस हमें क्या मिली थी?
भाई इसके बाद ऑक्सीजन के बाद हमें क्या मिला था, हमें मिला था आर्गन, है ना, आर्गन मिला था। लेकिन महत्वपूर्ण गैसों की बात चूंकि कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम ले लेते हैं किसको, ओजोन को। ओजोन को, ओजोन हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है देखिए। सभी गैसों को हमें नहीं पढ़ना है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हमको वही पढ़ना है। ओजोन, इसे दिखाते कैसे, O3 से। ठीक, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है देखिए। इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय परतों के बारे में, है ना सॉरी। जब वायुमंडलीय परतों को पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि एक परत आती है क्या, ओजोन लेयर, है ना। ओजोन एक मोटी परत होती है कई किलोमीटर की। ये क्या करती है, सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी विकिरण होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इसे रोकने का काम करती है। जब इसे रोकेगी, फिर रोकना क्यों है, जो ऊपर से सूर्य की तरफ से आने वाली हानिकारक किरण है इसे रोकती है। रोकती इसलिए क्योंकि यह अगर धरातल तक आएगी तो जंतु हो या वनस्पतियां सबको नुकसान पहुंचाती है। क्या नुकसान पहुंचाती है, स्किन कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, खुजली हो सकती है, प्रतिरोधक क्षमता डिस्टर्ब होगी, वनस्पतियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव देता है। कई सारे इसके नुकसान हैं, किसके, अल्ट्रावायलेट रेज के। तो O3 हमारे लिए क्या करती है, इसे सुरक्षा कवच या सुरक्षा कवच का काम करती है। सुरक्षा कवच का काम करती है। किसकी काम करती है, सुरक्षा कवच का काम करती है। ठीक, सुरक्षा कवच का काम करती है क्या, यह हानिकारक हानिकारक परावैंगनी परावैंगनी या हानिकारक परावैंगनी विकिरण को रोकती है। ठीक, ठीक, हानिकारक परावैंगनी विकिरण को रोकती है। अब परावैंगनी विकिरण हमें क्या नुकसान पहुंचाता है, अभी हमने बताया था, मोतियाबिंद, है ना। मोतियाबिंद के अलावा स्किन कैंसर, स्किन कैंसर, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव, तमाम चीजें ऐसी होती हैं। ठीक, चलिए, ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट थे ओजोन के, है ना। ओजोन के बाद हम बात करेंगे, ओजोन के बाद हम बात करेंगे महत्वपूर्ण परतों में क्या, अगली महत्वपूर्ण गैस के बारे में हम बात कर लेंगे, जलवाष्प। जलवाष्प, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि अभी तो हमने पीछे देखा था कई सारी गैसों के बारे में, जैसे यहाँ पर इन गैसों में जलवाष्प नहीं था कहीं, लेकिन हमने क्या कहा अभी, 99% भाग पर ये तीन प्रकार की गैसें मिलती हैं। ठीक, 99 पर ये तीन प्रकार की मिलती है। 1% में और सारी गैसें हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये हमारे लिए लाभदायक बहुत हैं। जो 1% गैसें हैं उसमें कुछ लाभदायक हैं और उनकी ज़्यादा मात्रा हमारे लिए हानिकारक भी है। ठीक, तो कौन कौन से, क्योंकि संगठन पढ़ने का मतलब क्या है, संगठन का मतलब सीधे सीधे वायुमंडल में विलीन, है ना, वायुमंडल में विलीन जो भी पदार्थ हैं, जो भी पदार्थ हैं उनको हम पढ़ेंगे, वो चाहे स्थायी हैं और चाहे अस्थायी हैं। ठीक, तो हमारी परीक्षा के लिहाज से वो महत्वपूर्ण होंगे, इसीलिए हम उनको पढ़ रहे हैं। अगर बात करें जलवाष्प की, जलवाष्प हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यह है ग्रीन हाउस गैस है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हद तक ये हमारे मौसम एवं जलवायु को भी प्रभावित करती है, ग्लोबल वार्मिंग को भी प्रभावित करती है। ठीक, चलिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इसके लिए क्या जानिएगा, यह एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या है, ग्रीन हाउस गैस। इसी पॉइंट पर आपको गौर करना है, यह एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें आप देखेंगे, इसे कहते हैं यह हैवी गैस भी है। हैवी गैस भी यानी भारी गैस, बहुत लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, लिख दे रहे हैं, इसकी मात्रा, इसकी अधिकांश मात्रा, इसकी अधिकांश मात्रा वायुमंडल के, वायुमंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है। निचले हिस्से में पाई जाती है। देखिए, निचले हिस्से में कहने का मतलब, जैसे वायुमंडल पर, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के साथ साथ जैसे ऊंचाई पर बढ़ेंगे जलवाष्प की मात्रा धीरे धीरे घटती चली जाएगी।
जितनी ऊंचाई पर जाएंगे जलवाष्प की मात्रा उतनी कम हो जाएगी। मतलब सबसे करीब में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है। तो वही कहा जा रहा है, यह वायुमंडल के सबसे निचले हिस्से में अधिकतम मात्रा इसकी पाई जाती है। ठीक, यह क्या करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसको भी आपको जानते रहना। इसके बाद जो वायुमंडल के संगठन में महत्वपूर्ण चीजें मिलती है वो क्या, धूल धुआं नमक के कण है। ये क्या करते हैं, ये आर्तग्राही नाभिक का काम करते हैं, इसको भी जान लीजिए। तीसरे पॉइंट पर, धूल धुआं और क्या, नमक के कण। नमक के कण, अब आपके मन में आ रहा होगा कि नमक हमारे वायुमंडल में कहाँ से आएगा। भाई यहाँ पर समुद्री भाग ज़्यादा है। अब जब समुद्री भाग ज़्यादा है तो उसके वायुमंडल में नमक के टुकड़े होंगे। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है, इसको देखना। जैसे जब वायुमंडल में जलवाष्प होगा, क्या होगा, वायुमंडल में जलवाष्प होगा और धूल धुआं नमक के कण ऐसे बिखरे हुए होंगे, वायुमंडल में ही बात हो रही है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो जल की वाष्प है बहुत छोटे छोटे कणों के रूप में, तो यहाँ पर जैसे नमक का एक कण है, इसके चारों तरफ ये बैठेगी, डिपॉजिट होगी। ठीक, बैठेगी डिपॉजिट होगी, ऐसे इसके चारों तरफ बैठेगी डिपॉजिट होगी, है ना। इसके चारों तरफ ऐसे बूंद के रूप में बनेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो नमक या धूल धुआं का कण है यह नाभिक का काम करता है। कैसे नाभिक का, इसी को कहते हैं क्या, आर्द्रता ग्राही। आर्द्रता ग्राही नाभिक का काम करते हैं, नाभिक का कार्य करते हैं कौन, धूल धुआं और नमक के कण। ध्यान से समझिएगा, वायुमंडल में चाहे जितनी जलवाष्प की मात्रा हो, अगर वहां पे धूल धुआं के कण नहीं है तो बरसात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो जल की, जो जल वाष्प के रूप में है वो बैठेगी कहाँ, इकट्ठा कहाँ होगी। जैसे आप कल्पना करिए, एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। आपने ठंडी के समय में क्या देखना है, एक समतल जमीन है जो पूरा प्लेन है, पूरा प्लेन है, और एक तरफ घास है ना, एक तरफ घास है। आप देखेंगे घास वाले हिस्से पर ओस की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, लेकिन जमीन पर क्या बूंदें होती हैं, नहीं होती है, पर आप उसको देख नहीं पाएंगे, वो बूंदों के रूप में नहीं बन पाएंगी। ठीक, तो कहाँ चली गई वहाँ की जलवाष्प, चूंकि वहां पर उनको रुकने का स्थान मिला। ऐसे ही जो धूल धुआं नमक के कण होते हैं हमारे वायुमंडल में, ये आर्तग्राही नाभिक का काम करते हैं। ठीक, चलिए, हमें लगता है इतनी बातें आप लोग को बढ़िया से समझ में आई होंगी। ठीक, चलिए, तो आज वायुमंडल के संगठन में हम इतना ही देखेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना। संरचना का मतलब पृथ्वी की धरातल से जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो वहाँ पे कौन कौन सी परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, है ना, क्या इसकी विशेषताएं हैं, है ना, कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से यहाँ पूछे जाते हैं, इसको भी हम देखेंगे। तो आई होप इतनी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।